नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। आज एक तस्वीर सुबह जैसे ही आई उसके बाद से ही बिहार की सियासत में भूचाल मच गया है। जी हाँ, सुबह-सुबह नीतीश कुमार आरिफ मोहम्मद खान जो कि नए-नए राज्यपाल बने हैं बिहार के, उनसे मिलने के लिए पहुँचे अपने पूरे कारवां के साथ। और तब से ये होने लगा कि क्या जिस बात का इंतज़ार किया जा रहा है या जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं और किसी भी वक्त पलटी मारने वाले हैं, क्या उसलिए वो राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। मुलाकात तो हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरह के क्लैरिफिकेशंस आने शुरू हुए, उससे आप ये समझिए कि बिहार की सियासत में क्या कुछ आने वाले वक्त में होने जा रहा है। ऐसे तो ये खरमास का महीना है, कोई भी पॉलिटिकल उस तरह का काम नहीं होता है और ये माना जाता रहा है कि 15 तारीख के बाद, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, दही-चूड़ा खाया था नीतीश कुमार ने और पलटी मार दी थी, तो लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या महासंक्रांति के बाद नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। अब जब नीतीश कुमार मिलने के लिए पहुंचे आरिफ मोहम्मद खान से, आनन-फानन में राज्यपाल से जब वो मिले, तो ये सवाल ये उठे कि आखिर क्यों एक हफ्ते में तीसरी बार नीतीश कुमार मिलने के लिए पहुंचे हैं राज्यपाल से। बताया ये गया कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा राज्यपाल से करने के लिए आखिर नीतीश कुमार क्यों जाएंगे। फिर बताया गया कि नए साल की डायरी, पेन ये सब देने के लिए पहुंचे हैं। सवाल ये उठा कि एक मुख्यमंत्री आखिर ये सब करने के लिए क्यों पहुंचेंगे। तो इसीलिए दरअसल जो दिखाया जा रहा है उससे बहुत ज्यादा छिपाया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को ये बहुत अच्छे से पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की सियासत करती है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार लगातार अपनी आंखें तरा रहे हैं बीजेपी को लेकर। दिल्ली से ये सिलसिला शुरू हुआ था। दिल्ली में जब नीतीश कुमार आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की को श्रद्धांजलि देने के लिए, तब उन्होंने बीजेपी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व के नेता से मुलाकात नहीं की थी और बिना मुलाकात किए ही वो दिल्ली वापस चले गए थे। आपको ये भी पता है कि वक्फ बोर्ड जो बिल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी की सियासत के लिए, उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और उसके बाद उसे जेपीसी में भेजना पड़ा था। वह दूसरा महत्वाकांक्षी बिल है वन नेशन वन इलेक्शन, और इसको लेकर मीटिंग हुई, जेपीसी की मीटिंग हुई। आपको पता होगा कि जेपीसी में इस बिल को भेज दिया गया है आपत्तियों के बाद, और जिस तरह से फजीहत हुई थी पार्लियामेंट में, बिल गिरा था, उसके बाद इसको जेपीसी में भेज दिया गया था। इसमें प्रियंका गांधी से लेकर अलग-अलग दलों के तमाम नेता मौजूद थे, इसमें जेडीयू भी थी और जेडीयू को बीजेपी के सुर में सुर मिलाकर बात करनी थी। लेकिन उस वन नेशन वन इलेक्शन की मीटिंग में जेडीयू प्रियंका गांधी और जो विपक्षी दल हैं उनके सुर में सुर मिलाती हुई और उसी तरह के तमाम सवाल पूछती हुई नजर आई जो विपक्ष के नेताओं ने जेपीसी में उठाए थे। इसके अलावा आप इसको महाराष्ट्र की सियासत से जोड़कर भी देखिए। महाराष्ट्र में भले ही अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, उनके गठबंधन की सरकार बन गई है महायुति की, और तोड़ फोड़, साम दाम दंड भेद सब कुछ करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सरकार बना ली है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि चैन और सुकून नहीं है, क्योंकि जो दो बैसाखियां हैं जिसकी वजह से हर बिल को, जो उनके महत्वाकांक्षी बिल हैं जिससे वो अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं और असल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, उन सबको जेपीसी में भेजना पड़ रहा है। तो इन बैसाखियों से किस तरह से आजादी मिले, उसके जुगाड़ में लगातार कैसे वो ऑपरेशन लोटस चलाए अलग अलग जगहों पर, ये जुगाड़ लगातार अमित शाह, नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार करती हुई नजर आ रही है। खबर ये बताई गई कि एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट के जो 8 एमपीज हैं वो अजीत पवार के संपर्क में हैं और अजीत पवार और शरद पवार फिर से एक साथ हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं, और नीतीश कुमार के ऊपर इसको लेकर दबाव बनाने की भी सियासत, इसको कहा गया कि दबाव बनाया जा रहा है ताकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह चुनाव लड़े बीजेपी, यानी कि सबसे ज्यादा सीटों पर लड़े, और नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में हो, बड़े भाई की भूमिका में ना हो। लेकिन 2 दिन का ये गुब्बारा था और 2 दिन का गुब्बारा ये फूट गया और लगातार एनसीपी गुट के तमाम नेताओं ने सामने आकर कहा कि इस तरह की कोई बात ही नहीं है और ना ही एनसीपी शरद गुट के नेता किधर भी जा रहे हैं,
वो शरद पवार के साथ है, क्योंकि ये कहा गया कि सुप्रिया सुले के लिए वो बार्गेन कर रहे हैं कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, अजीत पवार उनके साथ के साथ शरद पवार का मर्जर हो जाए और वो दोनों एक साथ हो जाए। लेकिन इन तमाम चीजों पर 2 ही दिन में तमाम तरह की जो सवाल उठाए जा रहे थे, उस पर एक तरह से पूर्ण विराम लग गया। नीतीश कुमार इस तमाम सियासत को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, परख रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एक लंबे वक्त तक बीजेपी के साथ रहे हैं। उनको ये पता है कि बीजेपी सिर्फ विपक्षियों पर ही प्रहार नहीं करती है, बल्कि जो उनके साथ होते हैं, उनको भी वो किसी कीमत पर नहीं बख्शती है। महाराष्ट्र में जो किया, वही बिहार में करने की पूरी कवायद, लगातार जिस तरह के बयान आए, वो भी आपके सामने है। और ऐसे में नीतीश कुमार पूरी तरीके से फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, अपनी आखिरी सियासी पारी ऐसा कहा जा रहा है, उम्र के जिस पड़ाव पर है। हालांकि राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता है, लेकिन पिछले इलेक्शन में भी नीतीश कुमार ने कहा था ये आखिरी है, तो माना जा रहा है कि शायद ये उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। और ऐसे में वो बड़े भाई की भूमिका में ही रहना चाहते हैं, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार में, क्योंकि 36 हो सकते हैं वहां पर मंत्री, अभी फिलहाल 30 है, 6 और हो सकते हैं, तो उसमें भी वो बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं। सीट बंटवारे में भी वो बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि सबसे ज्यादा सीटों पर वही लड़ें, और अगर सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे तभी तो उनकी दावेदारी बनेगी सबसे ज्यादा सीटों पर जीतने की, और तभी तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो प्रेशर बना पाएंगे। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से खेल कर रही है, महाराष्ट्र से लेकर और नीतीश कुमार की पार्टी तक, उनके विधायकों और सांसदों को तोड़ने के लिए जिस तरह का पूरा उसने खेल और जाल बिछाया हुआ है, नीतीश कुमार इसको समझ गए। तेजस्वी यादव यूं ही नहीं कहते हैं कि जेडीयू जो है वो दिल्ली से चल रही है, और जिस तरह से 2 मंत्री जेडीयू के हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, वही पार्टी को चला रहे हैं, ये सब कहते हुए वो नजर आते हैं। और सीधे तौर पर आप ये देखिए कि कांग्रेस या लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर कोई प्रहार करते हुए नजर नहीं आते हैं। बात वो जब भी करते हैं वो एनडीए लिखते हुए नजर आते हैं, और लालू प्रसाद यादव ने तो खुला ऑफर दे दिया था। नीतीश कुमार ने इसको मना किया, उन्होंने कहा कि 2 बार चलेंगे, अब नहीं चलेंगे। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कुछ नेताओं का फिर बयान आया, जिन्होंने कहा कि दूसरी 2 बार पलटी मारी है, तीसरी बार भी मार लेंगे पलटी। तो एक तरह से नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, नीतीश कुमार कभी भी इधर आ सकते हैं, इसके तमाम संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, और इसलिए और ज्यादा बन रही हैं। बीजेपी जिस तरह से अपना खेल खेलती हुई नजर आ रही है, और जिस तरह से वो बिसात बिछा रही है, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार उसमें किसी भी तरीके से कंफर्टेबल नहीं है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को ये डर सता रहा है कि 2025 के बाद अगर मान भी लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार लड़ भी लेते हैं, तो नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाएगा, और नीतीश कुमार इससे कम पर मानने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। पिछली बार तो उनकी सीटें भी बहुत कम थी, उसके बाद भी बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन इस बार बीजेपी पूरी अपनी इस प्लानिंग में है कि वो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, और नीतीश कुमार इससे कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत तेजस्वी को देकर जाना चाहते हैं? क्या अपनी राजनीतिक विरासत अपने जो दोस्त हैं लालू प्रसाद यादव, जैसे मीसा भारती ने कहा था कि दोनों दोस्त हैं और आपस में उनमें क्या बात होती है हम इस पर बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, तो क्या दोनों दोस्तों के बीच में कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी कहीं ना कहीं सुबुगाहट बीजेपी को तो जाहिर सी बात है ही। यही वजह है कि अमित शाह का जो 2 दिन का पटना दौरा था वो भी रद्द हो गया, और अमित शाह वहां पर नहीं पहुंचे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के चुनाव के बाद बहुत कुछ बड़ा बिहार में भी हो सकता है, और इसी का इंतजार नीतीश कुमार कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल सत्ता में वापसी करते हैं तो क्या उसके बाद नीतीश कुमार को और बल मिलेगा और वो इंडिया गठबंधन की तरफ आ सकते हैं? ये तमाम सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं, और खासतौर पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली में जिस तरह का सियासी कोहराम मचा हुआ है, उससे भी इसके तार सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ पीयूष पंत जी जुड़ गए हैं। पीयूष जी, स्वागत आप कार्यक्रम में। मेरे साथ राकेश अचल जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। राकेश जी, शुरुआत में आपसे करूं,
आखिर नीतीश कुमार पहले उनका ओथ भी नहीं होती है और फिर उनको अपने गांव घुमाने के लिए ले जाते हैं। 3-3 बार आरिफ मोहम्मद खान से लगभग 8-9 दिनों में उनकी मुलाकात हुई है। मंत्रिमंडल विस्तार ये कहा जा रहा है इसलिए मिले हैं, लेकिन सवाल ये है कि कोई भी इंपॉर्टेंट राजनीतिक फैसले नहीं होते हैं, खासतौर पर जो महीना फिलहाल महासंक्रांति का चल रहा है, हर मास का जो चल रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार आखिर इतने बेचैन, बेकरार क्यों नजर आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है जो महाराष्ट्र में खेल करने की कोशिश है, बैसाखियों को जो हटाने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है, जो खेल कर रही है, जिसके वो माहिर है, वो नीतीश कुमार को तो हमसे ज्यादा समझ में आ रहा होगा और इसीलिए वो अपनी तमाम संभावनाओं को टटोल रहे हैं, तलाश रहे हैं। धन्यवाद बुशरा जी। देखिए, आपकी प्रस्तावना इतनी विस्तृत थी कि उसमें तमाम सारे जो सवाल हैं उनके जवाब छुपे हुए हैं। फिर भी आपने पूछा है तो हम लोगों को लगता है कि बिहार की राजनीति जिस ढंग से पूरे देश के राजनीति से अलग है, उस हिसाब से बिहार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। नीतीश जी का नए राज्यपाल से मिलना और पूरे फौज फाटे के साथ मिलना, ये तमाम तरह की अटकलें पैदा करता ही है। स्वाभाविक इसलिए है कि नीतीश जी राजनीति में रंग बदलने के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। मतलब जैसे आपने कहा ना, खरमास चल रहा है, इसमें कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन राजनीति में कोई खरमास नहीं होता है। गिरगिटों के रंग बदलने का कोई खरमास नहीं होता है, कभी भी रंग बदला जा सकता है। और नीतीश जी ने महाराष्ट्र में जो पिछले दिनों देखा कि शिवसेना जो दूसरा गुट था, एक नाथ शिंदे का जो गुट था, उसकी तमाम नाराजगी के बाद वो सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी महाराष्ट्र में और जीती भी। और जीतने के बाद उसने सरकार भी बनाई और शिवसेना के साथ, और दूसरे अपना मुख्यमंत्री भी बना दिया। वो यही खेल बिहार में भी खेलने की तैयारी में है। और जिस तरह से राजनीति के गठबंधन धर्म जब से इस देश में शुरू हुआ है हाल के वर्षों में, तब से गठबंधन में जितनी अविश्वसनीय भारतीय जनता पार्टी है, उतने ही अविश्वसनीय हमारे नीतीश बाबू भी हैं। नीतीश बाबू से मेरा बड़ा पुराना परिचय है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे यकीन है कि वो लास्ट मोमेंट पर कोई भी फैसला अपने हित में ले सकते हैं, बिहार के हित में ले सकते हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि उनकी आखिरी पारी है राजनीति में और इसके बाद उन्हें चुनाव की राजनीति नहीं करना है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहने में ही उनकी भलाई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जेडीयू पर दबाव बनाए हुए है और समानांतर अपनी राजनीति कर रही है, अपनी रणनीति पर काम कर रही है, उससे मुझे लगता है कि नीतीश बाबू अपने जो जेपी आंदोलन के पुराने साथी हैं, उनके लालू प्रसाद जी की पार्टी है, आरजेडी है, उनके साथ भी उन्हें वापस लौटने में कोई हिचक होगी नहीं। हालांकि ये सिर्फ अटकल है कि वो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्हें लगता है कि आखिरी पारी में भी उन्हें सम्मान चाहिए और मुख्यमंत्री की हैसियत चाहिए या मुख्यमंत्री जैसा सम्मान, बड़े भाई का सम्मान चाहिए, और वो अगर आरजेडी के साथ संभव है तो वो चले जाएंगे। देखिए, आरजेडी से और बीजेपी से उनके दोनों के व्यवहार रहे हैं, दोनों के चरित्र को वो अच्छी तरह से जानते हैं और अपना अच्छा बुरा भी वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा अच्छा जानते हैं। उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है त्यागी जी, पिछले दिनों मेरी ग्वालियर में उनसे बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा था कि चल क्या रहा है, क्या महाराष्ट्र की तर्ज पर आपके यहाँ भी राजनीति होगी? तो उनका दबी जबान में यही कहना था कि हम आखिरी वक्त में फैसला लेंगे, अभी तो हमारा साथ छोड़ने का, एनडीए छोड़ने का कोई ख्याल नहीं है, विचार नहीं है। लेकिन उनकी जो असमंजस थी, उससे मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट में, अंतिम क्षणों में नीतीश बाबू कोई भी पलटी लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि इस गठबंधन में, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के जो दीगर सदस्य हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या सुलूक किया पिछले दिनों में, और वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व यानी बिहार के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए नीतीश बाबू की नाराजगी की भी अनदेखी कर दी जा रही है। नीतीश बाबू कोई ऐसे नेता तो है नहीं, बुजुर्ग नेता है, 70 पार कर चुके हैं कि वो आके मंच पर कोई भाषण देंगे। वो अपना गुस्सा नाराजगी से ही बता सकते हैं, जैसा कि आपने शुरू में जिक्र किया था, वो दिल्ली गए, किसी से नहीं मिले, तो ये उनकी एक अप्रसन्नता ही थी। अब इसको भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, नेतृत्व क्या है, दो ही लोग हैं,
मोदी जी हैं और गृह मंत्री शाह साहब हैं, उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा या उसकी परवाह की या नहीं परवाह की, इसका अंदाजा आपको जैसे ही ये जो हमारा उत्तरायण होगा पंचांग के हिसाब से 14 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद, तो ये संक्रमण काल इस गठबंधन का भी समाप्त हो जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी कि मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के गठबंधन में रहना चाहते हैं तो वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करके और चुनाव से पहले जो रिक्त सीटें हैं उनको भर लेंगे। उसमें मुमकिन है कि जो 4-6 पद बचे हैं उसमें ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के शामिल उन्हें करना पड़े, और अगर उन्हें ऐसा नहीं करना है तो भी वो 14 जनवरी के बाद अपना आखिरी तुरुप का पत्ता खोल देंगे और चमत्कार कर सकते हैं कि अपने भतीजे के गले में, जो हमारे आरजेडी के तेजस्वी बाबू हैं, डिप्टी पुराने रह चुके हैं, उनके साथ खड़े होकर भाजपा को बता दें। तो देखना पड़ेगा, वक्त का इंतजार हमें करना पड़ेगा, लेकिन परिस्थितियां बहुत ही उलझी हुई हैं, इसमें तत्काल किसी नतीजे पर आप पहुंच नहीं सकते। अब बाकी फिर हमारे साथी हैं, बिहार के बारे में ज्यादा जानते हैं, पंथी, वो बताएंगे आपको। जी जी बिल्कुल। पीयूष जी, आपको क्या लग रहा है, बिना आग के कहते हैं धुआं नहीं होता है, आग है तभी धुआं उठ रहा है, तभी ये खबरें हो रही हैं, वरना इससे पहले, इस महीने से पहले क्यों नहीं इस तरह की खबरें नीतीश कुमार को लेकर आई। नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहे कि भाई हम एक बार हमने 2 बार गलती कर ली, अब नहीं करेंगे, लेकिन इस बार जब लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दिया और जब उनसे सवाल पूछा गया तो जवाब आरिफ मोहम्मद खान देते आए, वो मुस्कुराते हुए नजर आए। फिर उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन उनके जवाब में वो दृढ़ता नहीं थी जो हमने पहले देखी है। इसके भी कई मायने निकाले गए, वक्फ बोर्ड को लेकर या फिर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेडीयू का अलग स्टैंड होना या फिर विपक्ष की तरह ही सवाल पूछना वन नेशन वन इलेक्शन की जेपीसी में, ये भी कई तरह के सवाल उठाता है। हाल के दिनों के घटनाक्रम ये तो बताते हैं कि नीतीश कुमार बहुत असहज हैं बीजेपी के साथ, और बिल्कुल ही ऐसे हो जाए कि उनके पास कोई और ऑप्शन ही ना बचे, तब तो हो सकता है वो बीजेपी के साथ हो, लेकिन वो आरजेडी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, इंडिया गठबंधन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, ये अभी फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी भी जिस तरह की सियासत कर रही है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना, अंबेडकर को लेकर जिस तरह का बयान, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी, जातिगत जनगणना, इस सब को अगर देखें तो वो इंडिया गठबंधन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नजर आएंगे, ज्यादा सहज होकर और खुलकर बोल भी पाएंगे। देखिए बुशरा जी, आपने कहा कि जो धुआं जो उठ रहा है, तो मेरा तो ये मानना है कि नीतीश कुमार जी के आंगन से धुआं हमेशा ही उठता रहता है, कुछ न कुछ सुलगता रहता है, और वो इसीलिए जो लगातार खबरें उनके बारे में आती रहती हैं कि आप इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। और चूंकि जो उनकी एक एम्बिशन है और वो लगातार जो है वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं बिहार का, और बीच में उनकी ये एम्बिशन प्रधानमंत्री बनने की भी थी, लेकिन अब कितनी है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी उनके जो फिजिकल कंडीशन है वो भी उतनी अच्छी नहीं है कि वो जो है कहीं से एक और लोगों को भी इस तरह नजर आए कि हाँ वो बन सकते हैं। और अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से उन्होंने इंडिया गठबंधन से अपने को अलग नहीं किया होता, क्योंकि उसमें ये मौका था, देर सबेर एक चेहरा जो था वो इंडिया गठबंधन का, वो नीतीश कुमार ही हो सकते थे, और अगर उस चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता लोकसभा का तो कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम सामने आते। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जी जो है वो पूरी तरीके से जो है वो सिर्फ कब क्या सोच लें ये वो खुद भी नहीं जानते हैं, कब उनका मूड क्या हो जाए, एक सिर्फ और अपने लिए सोचते हैं, अपनी पार्टी के लिए सोचते हैं, और वो ये वाजिब भी है, हर राजनेता इस तरह की ये चीजें सोच रहा है, मोदी से लेके और जो है कि वो अरविंद केजरीवाल तक से जो है वो सब लोग अपने ही बारे में सोच रहे हैं और अपने को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो यही इस समय अभी देखिए जो कयास चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि तत्काल कुछ इस तरह की घटना होने जा रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस आरिफ मोहम्मद खान जो राज्यपाल बन के आए वहां पे वो उनके पुराने कुलीग हैं, वो लोग साथ सरकार में रहे हैं, मूवमेंट में साथ रहे हैं, वो लगा एक अच्छा उनके साथ उनका एक रेपो है। तो वो मुलाकातें हुई, उनके शपथ लेने से पहले गवर्नर की मुलाकातें हुई, उसके बाद वो गांव भी गए, और उसके बाद अभी आज सुबह जो गए हैं उसमें भी कयास लगाए। और निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री जाता है लाओ लश्कर के साथ और मिलता है गवर्नर से,
तो ये इस तरह की कयास लगती है, और बिहार के संदर्भ में तो हमेशा लगती है नीतीश कुमार को लेके, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति है। वो कब क्या कर ले कुछ नहीं है। कहेंगे घर वापसी नहीं होगी, हो जाती है वापसी। कहेंगे इसके तरफ नहीं जाएंगे, अब तुम कभी नहीं जाएंगे, फिर चले आते हैं। तो ये जो उनका व्यक्तित्व है, उसको लेकर लगातार कयास लगेगी, और आज भी ये लग रही थी कयास, क्योंकि इसके पीछे कई घटनाएं हैं, जैसे आपने भी इनका जिक्र किया। और खासकर जैसे अमित शाह से जब सवाल पूछा गया एक चैनल में, तो उन्होंने जो बात कही थी कि साहब हम तो जो है कि चुनाव कोई चेहरा नीतीश कुमार के साथ नहीं, एक हम तय करेंगे किसके साथ हमें चुनाव लड़ना है बिहार का। तो तब से ये कयास लग रही है, और तब से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इशारा मिल गया है कि उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए वो जो है अपनी जमीन को जो है फिर से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, और भाजपा से कन्नी काटने की सोच रहे हैं। ये उनके मन में चल रहा होगा, निश्चित रूप से चल रहा होगा, कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अनप्रेडिक्टेबल है, जिस तरह से तब तक ही आपका साथ देती है जब तक आपकी उपयोगिता उनके लिए होती है, और अगले ही मूव में वो डम कर देती है। चिराग पासवान का जो है केस जो है वो लेटेस्ट केस है। किस तरह से चिराग पासवान का इस्तेमाल किया उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में कट करने के लिए इनके साइज को नीतीश कुमार के, और सफल भी हुए। और किस तरह बाद में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सीटों को लेके पहले हुआ, फिर 5 सीटें मिली, उसके बाद जो है कि उनको किस तरह से पारसनाथ को पहले आगे बढ़ाया गया, फिर जो उनके चाचा को, फिर तो तमाम जिस तरह से हुआ। और अभी विधानसभा चुनाव आने वाले विधान 2027 में है, उसको लेके जो है कि वो चिराग पासवान के भी तेवर थोड़े थोड़े अलग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये इस तरह की खबरें भी आई कि वो पूरे सारी की सीटों पे वो लड़ेंगे चुनाव। तो ये तमाम चीजें हैं कहीं ना कहीं जो दिखाई देती है कि हर कोई जानता है कि भाजपा किस तरह से अपने साथियों को खाने के मतलब खत्म करने की तरफ लोग बढ़ती है। और ये आशंका थी कि जेडीयू को भी स्ट्रेंथ कम करके स्प्लिट करा के हर तरीके से, और ये एक आशंका थी जिसके चलते मुझे लगता है कि नीतीश जी जो है वो वापस जो है भाजपा के साथ आए, क्योंकि खबरें आ रही थी उस टाइम में कि जो है कि जेडीयू को स्प्लिट करने के लिए कोशिश हो रही है पूरी तरीके से, और कई जो सांसद और विधायक जो है जेडीयू के, वो भाजपा की तरफ जाने के लिए तैयार भी थे। लेकिन इस मामले में निश्चित रूप से कुमार मैं कहूंगा कि काफी तेज है, काफी वो शातिर है, और चीजों को शार्प है, वो पहचानते हैं कि कौन सा मूव कब हो रहा है, और वो पलटी दे देते हैं उसको जो उनके खिलाफ जो साजिश की जाती है। तो अभी देखिए आज की घटना में भी ये था, खबरें आ रही थी, लेकिन बाद में ये हुआ कि ये खबर इस तरह की आई कि वो गवर्नर से मिलने गए थे, क्योंकि उनको जो वाइस चांसलर का चार्ज जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके वाइस चांसलर का अप्रूवल देना था। और उसी के बाद ही ये हुआ कि गवर्नर ने भी जो है वो साइन करके वो नोटिस जारी करवाया कि हाँ 4 लोगों का अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो ये ऑफिशियल था, इस तरह का था। लेकिन पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में हमेशा, और बिहार की पॉलिटिक्स और नीतीश कुमार को लेके तो कयास लगते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता तत्काल, देखिए इंडिया गठबंधन में जाने का आरजेडी से आपने कहा कि शायद वहां कंफर्टेबल होंगे, होना चाहिए, दोस्त हैं, साथी हैं, दोनों की आइडियोलॉजी बहुत कुछ मिलती जुलती है। लेकिन वहां भतीजा हावी होने की कोशिश करता है, तो चाचा को ये बर्दाश्त नहीं होता है, इसी को लेके जो है उनका जो है अलगाव हुआ था। तो उनके लिए वहां भी मुझे लगता है बहुत सहजता नहीं है। लेकिन ये नीतीश कुमार को ही तय करना है, वही तोलेंगे कि किस तरफ जाने से उनको फायदा है। और जैसा कि अभी राकेश जी कह रहे थे कि वो कब लास्ट मोमेंट में क्या मूव ले ले, ये ना आप कह सकती है, ना मैं कह सकता हूँ, ना राकेश जी कह सकते हैं, और न कोई और कह सकता है। ये खुद नीतीश कुमार जानते हैं कि उन्हें कब क्या मूव लेना है, और वो हमेशा सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। तो हमें तैयार रहना चाहिए। बिहार की राजनीति हमेशा गर्म रहती है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में जो है ये चीजें थोड़ा और स्पष्ट होंगी। और या कहिए 2 महीने बाद कुछ भी पलटी मार जाए पलटू बाबू, तो कुछ भी कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, इसीलिए जब भी कुछ ऐसा हो रहा होता है बिहार की सियासत में जो दरअसल नॉर्मल नहीं लगता है, तो इसीलिए इस तरह की तमाम खबरें उठ खड़ी होती हैं कि नीतीश कुमार जब बेचैन नजर आते हैं, बेकरार नजर आते हैं या चुप्पी साध लेते हैं, तब उन्होंने बड़े फैसले लिए हैं।
इंडिया गठबंधन में वो थे, और यही महीना है जब उन्होंने इंडिया गठबंधन से एनडीए का दामन थामा था और फिर से उन्होंने पलटी मारी थी। 17 महीने की सरकार चली और उसके बाद वो फिर से एनडीए की तरफ चले गए थे, बीजेपी के साथ चले गए थे, और अब यही जनवरी का महीना है, तो इसीलिए कयास जो है और उनको बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राकेश पाठक जी, बीजेपी हरियाणा जीती, महाराष्ट्र जीती, और हरियाणा और महाराष्ट्र में उसने अलग तरीके का फॉर्मूला अपनाया। उसने बहुकोणीय मुकाबला किया, उसने इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से इस्तेमाल किया, कास्टेड काउंटेड वोट का बढ़ना, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना, बोगस वोटर्स का एंट्री होना और वोटर्स का लिस्ट में से नाम कटना, जो दिल्ली में भी हो रहा है, जिसको केजरीवाल ने प्रूफ्स के साथ उठाया भी है, ये तमाम चीजें करके उसको ये लग रहा है कि आप कुछ भी कहते रहिए, हम सरकार बना लेंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार बना ली। क्या ये तमाम चीजें भी बिहार को लेकर नीतीश कुमार को सता रही हैं, या फिर आपको लग रहा है कि क्योंकि नीतीश कुमार मजबूत हैं, उनके पैर मजबूत हैं, जो तमाम चीजें हरियाणा महाराष्ट्र में हुई वो बिहार में करना मुमकिन नहीं होगा बीजेपी के लिए? राकेश जी की आवाज खोले जी। टीम से कहूंगी मैं, राकेश जी की आवाज खोलें। जी राकेश जी। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी आ रही है। जी जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मैं नीतीश बाबू के की जो मौजूदा हालत है उनके दिल की, उस पर एक इरफान सत्तार साहब हमारे एक साथी हुए हैं पुराने, उनका शेर है कि एक चुभन है कि जो बेचैन किए रहती है, ऐसा लगता है कि कुछ टूट गया है मुझ में। तो नीतीश बाबू का हाल ये है कि उनके अंदर बहुत टूटन बढ़ गई है। आप देखेंगे राजनीति में अभी, जैसा कि पंत साहब बात कर रहे थे, तो सबसे पहले आपको नजर रखनी पड़ेगी कि किन परिस्थितियों में बिहार में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई और किन साहब को वहां भेजा गया। केरल से आए हैं और राजनीति के वो भी पुराने खिलाड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी में 20 साल से हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी राज्यपालों का इस्तेमाल किस ढंग से करती है, ये भी आपने देखा होगा। बंगाल में कैसे किया, महाराष्ट्र में कैसे किया, या दीगर जो गैर भाजपा की सरकारें वहां किस तरह से किया है। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि हमारे जो नए माननीय राज्यपाल हैं उनकी उपस्थिति से जो वोटर अल्पसंख्यक बिहार में है, जो इस समय संयोग से नीतीश बाबू के साथ खड़ा होता है या आरजेडी के साथ खड़ा होता है, उसको भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नए राज्यपाल का इस्तेमाल करे। और इस हकीकत को नीतीश बाबू अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो डरे हुए हैं निश्चित तौर पर नए राज्यपाल के आने के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो उनकी तरीका वारदात है उससे बाज आने वाली है नहीं। उसको वही करना है जो उसने तय कर रखा है। उसका पुराना ख्वाब है बिहार में एक छत्र शासन करने का, और दुर्भाग्य से पिछले 2-2.5 दशक से ये सपना भारतीय जनता पार्टी का पूरा हो नहीं पाया है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी भी आखिरी दांव लगाएगी कि उसके साथी चाहे नीतीश बाबू हों चाहे कोई तीसरे हों, वो किसी भी सूरत में बिहार को महाराष्ट्र की तर्ज पर जीतना चाहेगी। सीट बंटवारे की जब नौबत आएगी तो सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। इस बार वो नीतीश बाबू के साथ सौदेबाजी में शायद ही घुटने टेके, क्योंकि अमित शाह का जो प्रयोग महाराष्ट्र में कामयाब हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी का हौसला बढ़ा है, और वो चाहती है कि अगर नीतीश बाबू छोड़ के जाना चाहते हैं, गठबंधन चले जाएं, उसका असर भी वो उस शिवसेना जैसा कर देंगे जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का हुआ। 2 फाक हो जाएगी। पंत साहब ने भी इशारा भी किया था। बहुत से जेडीयू के सांसद हैं, जिसमें मैं तो नाम लेता हूँ केसी त्यागी का भी, जो मेरे पुराने साथी हैं, मिलने वाले हैं। वो भी छोड़ के कब चले जाए नीतीश बाबू को, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शरद यादव का आपने हश्र देखा होगा, एक छत्र नेता थे किसी जमाने में इसी पार्टी के, उनको किनारे कर दिया गया। तो नीतीश बाबू को भी किनारे करने में कोई बहुत देर लगने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। वो अपने पर आ जाएगी तो जेडीयू टूटेगा, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, और वो जिसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसको उन्होंने संघ ने तय कर रखा होगा, उसको प्रोजेक्ट करेंगे। और नीतीश बाबू के नाम पर ये चुनाव शायद ही लड़ा जाए। ये चुनाव निश्चित तौर पर मोदी जी के ही चेहरे पर लड़ा जाएगा, और उनका जो नारा वहां चला था कि एक रहोगे सेफ रहोगे, वो यहाँ भी शायद इस्तेमाल किया जाए। और नीतीश बाबू के पास उसकी काट फिलहाल है नहीं।
तो बड़े असमंजस में है। अब देखिए क्या होता है आने वाले दिनों में। क्या दिल्ली के चुनाव से आपको लग रहा है कुछ परिस्थितियां बदल सकती हैं अगर केजरीवाल वापसी करते हैं? हालांकि मुश्किल चुनाव है केजरीवाल के लिए दिल्ली का। अगर केजरीवाल वापसी करते हैं, माना कि वो 45 सीटें भी अगर लेकर आ जाते हैं और वापसी कर लेते हैं इतनी मुश्किल चुनाव में भी, तब आपको लगता है कि थोड़ा एक कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आएगा, इंडिया गठबंधन का भी वापस आएगा? क्योंकि भले ही कांग्रेस और वो अलग अलग लड़ रहे हों, लेकिन अगर हम एक लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखें, एक नेशनल प्रोस्पेक्ट में देखें, तो वो साथ ही हैं। तो क्या आपको लगता है उसके बाद कुछ और परिस्थितियां बदल सकती हैं? नीतीश कुमार को भी थोड़ा और कॉन्फिडेंस उनका बढ़ सकता है? देखिए बुशरा जी, दिल्ली के विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जम्मू कश्मीर के चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ है और उसके नीचे आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना सिक्का जमाए हुए हिला नहीं पाई है। लेकिन पिछले दिनों में, पिछले 2-2.5 साल में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है दिल्ली में चुनाव लड़ने की, उससे मुझे लगता है कि नतीजे अप्रत्याशित आएंगे। अगर बाय द वे आम आदमी पार्टी तीसरी बार वापस सत्ता में आती है, तो निश्चित मान के आप चलिए कि नीतीश बाबू हाथ जोड़ते हुए वापस से इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे और वो बिहार में अपना वजूद बनाए रखने के लिए कोई भी समझौता किसी भी पार्टी से करने को तैयार हो जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे और कोई तीसरी पार्टी हो। भाजपा के खिलाफ खड़े होने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और ऐसा वो कर चुके हैं। उनके लिए वो मुहावरा ज्यादा लागू नहीं होता कि वो दूध के जले हैं तो छाछ फूक फूक करके पियेंगे। वो तो पीते ही रहते हैं, छाछ गर्म हो या ठंडा हो, उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इस बार निश्चित तौर पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी बिहार की राजनीति को प्रभावित करेंगे, गठबंधन की राजनीति को प्रभावित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों के भविष्य का भी निर्णय दिल्ली विधानसभा के चुनाव करेंगे। जी जी। पीयूष जी, क्या आपको भी ये लगता है कि दिल्ली के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उसको एक सेट फॉर्मूला उसके हाथ लग गया है और वो उसके बल पर कहीं पर भी चुनाव जीत सकती है। यहाँ पर भी आप ये देखें कि कैसे वोटर्स बड़े हैं, और चाहे वो लोकसभा चुनाव के दौरान हो या उसके चंद महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव के दौरान हो, वोटर्स जिस तरह से बड़े हैं, लगे रहा है कि इन कुछ महीनों में बीजेपी ने अपनी सेटिंग कर ली है। और लोग लगातार हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख कर जाते हैं कि कुछ भी कर ले चुनाव आयोग के सारे, बीजेपी तो सरकार बना लेगी। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली में हार या जीत इंडिया गठबंधन या आम आदमी पार्टी में सीधे तौर पर कहूंगी उसकी होती है, उससे बहुत कुछ बिहार का भी तय होगा, क्योंकि इसी साल बिहार में भी चुनाव है। अक्टूबर नवंबर में वहां पर भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा जब बीजेपी को लगेगा कि उसकी जमीन सेट हो गई है। निश्चित रूप से बुशरा जी, क्योंकि देखिए क्या है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भले ही चुनाव आयोग, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह खबरें आई हैं लगातार और जिस तरह के आंकड़े आए हैं, जो अंतर आया है वोट पड़ने में और वोट गिनने में, और जिसका जवाब कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है चुनाव आयोग ने, उसके बावजूद जो जीत जीत उनकी हुई है और उसके तो और जीत तो हुई है, चाहे वो हरियाणा रहा हो, उसके बाद महाराष्ट्र रहा हो, जो दोनों में ऐसे ऐसे आकलन लग रहे थे कि जो है कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलेगी वहां दोनों ही राज्यों में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा वो जो है भारी के साथ वहां आई है। तो अगर दिल्ली को भी वो जो है कि 10 मतलब कई सालों से वो तो वहां पे उनके लिए एकदम खाली रहा है, हाथ उनके खाली रहे हैं वहां पे। पहले जो है शीला दीक्षित थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी 15-10-25 साल आप लगा लीजिए उनके 25 से भी ज्यादा 11 साल आम आदमी 25 पार्टी साल और से भी 15 साल, वो 26 साल हो गए जी। जी हाँ, 26 साल करीब जो है उनके लिए तब से कुछ नहीं हासिल हुआ है वहां पे। अभी पिछले बार भी आप देखिए 2 सीटें थी, फिर 7 सीटें उनको मिली दो चुनाव में लगातार। तो इस तरह से जो है उनके लिए काफी बहुत बड़ा चुनौती है। और अगर ये इनके प्रकार ने जिस तरह हम देख रहे हैं, जो उन्होंने एक नई मेथोडोलॉजी अपनाई है, जो वोटर्स लिस्ट में जो है जिस तरह से बदलाव करके और नाम काट के जोड़ के इस तरीके से, तो वो अगर ऐसा करने में सफल हो जाते हैं और अगर दिल्ली में भी काबिज हो जाते हैं, जिसकी संभावना कम है क्योंकि मत प्रतिशत में काफी अंतर है। आम आदमी पार्टी, देखिए हरियाणा और महाराष्ट्र में थोड़ा आसान था बीजेपी के लिए ये सब करवाना, खासकर हरियाणा में आसान था क्योंकि वहां पे कांग्रेस थी, कांग्रेस की अपनी लेथार्जी थी, कांग्रेस और इनके बीच में जो है कि मत प्रतिशत का बहुत ज्यादा अंतर नहीं था बीजेपी और कांग्रेस में हरियाणा में जो है लगा।
लेकिन यहाँ पे बहुत, दिल्ली में बहुत आम आदमी पार्टी काफी आगे है। तो इसलिए ये कितना भी उसमें करवाने की कोशिश करें, हालांकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग जो है 20,000 जो है ये जो है मतदाता ऑलरेडी इन्होंने अपने लिए बना लिए हैं वहां पे। तो ये इस तरह की चीज अगर वो जीत के आती है इन सब कारणों से मान लीजिए, तो निश्चित रूप से इनके हौसले बुलंद होंगे। और बिहार में फिर अगला इनका जो टारगेट होगा वो बिहार होगा, और वहां पे निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए और बड़ी चुनौती पैदा हो जाएगी इस खेल के चलते, क्योंकि यहाँ तो अरविंद केजरीवाल कम से कम थोड़ा विजिलेंट दिखाई दे रहे हैं, वो मुस्तैदी से इसको एक्सपोज करने पर लगे हुए हैं। हालांकि अगर ये काम कर लिया है चुनाव आयोग ने तो आम आदमी पार्टी कुछ भी करते रहे, लाठी पीटती रहे, लेकिन क्या होगा, वो तो काम उनका हो ही जाएगा। लेकिन एक एक्सपोज कर रहे हैं यहाँ पे, वो विजिलेंट हो सकता है उसके चलते थोड़ा चुनाव आयोग झिझकाए इस तरह का अपना प्लान को अंजाम देने में। लेकिन बिहार में चुनौती निश्चित रूप से पैदा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को एक लाइसेंस मिल जाएगा कि साहब हमारा तो जो मेथोडोलॉजी है वो कामयाब, हर जगह कामयाब हो रही है। लेकिन एक ध्यान हमें रखना है कि राजेंद्र कुमार रिटायर होने जा रहे हैं, बिहार का चुनाव उनके लीडरशिप में नहीं होने जा रहा है। तो बाकी जो दो सदस्य हैं और उनमें से जो बनता है मुख्य चुनाव अधिकारी, क्या वो भी इसी मेथोडोलॉजी को, इसी कंसेंट से चलेगा जो कहें दिल्ली का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके इशारे पे चलेगा, क्या काम करेगा, वो कहना अभी अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर वही निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा होगी। तो मुझे लगता है कि अगर ये सब चीजें उनके दिमाग में चल रही होंगी तो निश्चित रूप से वो पलटी फिर मारेंगे। और जातीय जनगणना देखिए उनका जो, जैसे अभी राकेश जी कह रहे थे, इसमें भी उनकी बात बहुत सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो गवर्नर के माध्यम से जो है कि पूरा का पूरा खेल अपनी राजनीति करती है, और आरिफ खान साहब को लाके यहाँ पे जरूर उसके पीछे को उनकी एक योजना है अल्पसंख्यकों को लेके। लेकिन नीतीश कुमार के साथ है अल्पसंख्यक वहां, और अगर वो ओबीसी और जो है कि अति पिछड़े लोगों को लेकर और जनजाति जाति जनगणना की बात को उन्होंने वहां पे करवा तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मामला ढीला है, अभी उस तरीके से हो नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी साथ में है। तो अगर वो सब चीजों को लेके वो आ जाती है आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ और लेफ्ट के साथ, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि काउंटर करने में वो सफल हो सकते हैं, बशर्ते वो अपनी पार्टी की स्प्रिट को बचा सके, इस तरह से चले कि लास्ट मोमेंट पे वो इस तरह का खेल करें जहां की बीजेपी को कोई मौका ना हो, तो वो बचा सकते हैं और एक फाइट दे। और हो सकता है इंडिया गठबंधन के भी आगे फाइट करने की संभावना को वो बल प्रदान करें, और भारतीय जनता पार्टी की ये जो इस तरह की जो मैकेनिज्म है, इस तरह का जो मैन्यूवरिंग है, जो उसको उसकी सफलता पे एक रोक लगा सके। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जिस तरह के इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं नीतीश कुमार, और हर मूव को जो है वो गार्ड करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा होगा। इसीलिए वो जो है देखिए अभी तो नहीं जा रहे, पाला बदल रहे हैं, लेकिन एक रास्ता भी अपने लिए धीरे धीरे जो झाड़ झंखाड़ है उस रास्ते पे, उसको हटाने का काम मैं कहूंगा कर रहे हैं, तो मौके पे वो उस पार जा सके, आराम से उस रास्ते से जा सके उस तरफ। तो वो रास्ते अपने लिए बना रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से वो मना भी नहीं कर रहे हैं जाने के लिए, दूसरी तरफ जाने के लिए कहते हैं, हाथ जोड़ दे रहे हैं। जब मुझे सवाल किया गया आरिफ मोहम्मद खान साहब के शपथ लेने के समय, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए खाली। नीतीश कुमार ऐसा करते नहीं है, वो कुछ न कुछ पलट के जवाब देते हैं। तो वो रास्ता तो निश्चित रूप से दिमाग में उनके चल रहा होगा। देखिए वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो राजनीति को समझते हैं, वो अपना मूव कब चलना है वो जानते हैं, और उन्हें इसकी कोई, जैसे राकेश जी ने भी कहा, उन्हें कोई ये नैतिकता वाला बात नहीं है उनके अंदर, न तो अरविंद केजरीवाल के अंदर है और न मोदी जी के अंदर है। ये सब नेता हैं जो अपने लिए सोचते हैं, राजनीति में अपना स्थान शीर्ष में रखने के लिए जो है पूरी कोशिश करते हैं। तो इनके लिए नैतिकता का कोई मतलब नहीं है। तो कब ये पलट जाएंगे वो दिमाग में उनका चल रहा है, वो टाइमिंग क्या होगी ये वो भी नीतीश कुमार समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। और आपने कहा ही जैसे धुआं तो उठ रहा है, और मैंने भी कहा धुआं तो वो है जो है आपका हमेशा उठता रहता है उस आंगन से, तो आप उसमें आप अटकलें लगाते रहिए।
जी, बिल्कुल। जी उषा। ज़ाहिर-सी बात है इस पर आप अटकलें लगाते रहें, लेकिन अटकलें यूँ ही नहीं हो रही हैं, इसकी कोई न कोई वजह तो ज़रूर है। बिना जैसे मैं बार-बार फिर कह रही हूँ कि कुछ न कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है और पर्देदारी जो है वो की जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से। आखिरी सवाल मेरा आपसे राकेश पाठक जी कि महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि बैसाखियों को कैसे हटाया जाए इस सब को लेकर भी बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही है और वो जो एक बैसाखी जिससे वो आजाद होना चाहते हैं, क्या वो नीतीश कुमार है? या अभी इस कंडीशन में बीजेपी नहीं है कि बिना नीतीश कुमार के वो बिहार के चुनाव को देख सके या वहां पर लड़ सके? लड़ेगी तो हो सकता है नीतीश कुमार के साथ ही, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाया जाएगा, ये तो अब पूरी तरीके से साफ है और ये नीतीश कुमार को भी पता चल रहा है। लेकिन क्या महाराष्ट्र के ज़रिए बिहार का भी खेल करने की कोशिश कुछ बीजेपी कर रही है? हाँ बुसरा जी, अब बल तो मैं राकेश पाठक नहीं हूँ, राकेश अचल हूँ। राकेश सॉरी, पाठक सॉरी, मेरा शिष्य जी, है। जी, सॉरी, सॉरी, बहरहाल, सॉरी। आपका जो जी, सवाल है वो उस पर भी मैं एक शेर मुझे याद आता है यगाना चंगेजी का। और वो शेर मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि उसमें बहुत सी बात जो मैं नहीं कहना चाहता वो कह दी गई है कि निजामे दहर ने क्या क्या न करवटें बदली, निजामे दहर ने क्या क्या न करवटें बदली, मगर हम एक ही पहलू से बेकरार रहे। और ये पहलू है भारतीय जनता पार्टी का बेरहमी का पहलू। वो भारतीय जनता पार्टी, ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी वाली, ये मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है, जहां बेरहमी ही सबसे बड़ा तत्व है इस पार्टी के गठबंधन के धर्म में। आप देखिए जितने लोग इनके साथ रहे, अकाली रहे हों, चाहे आपके यहाँ पर ये शिवसेना वाले लोग रहे हों, या जो भी छोटे मोटे दल रहे, चिराग पासवान बिहार के ही उनके साथ कितना खेला हुआ था, बाद में उनको सम्मान मिला जैसे भी हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के धर्म को लेकर के अब सबसे अविश्वसनीय पार्टी हो गई है। और जिस तरीके से उसने लगातार पहले पिछले साल में आप देखें कि मध्य प्रदेश को जीता, राजस्थान को जीता, छत्तीसगढ़ को जीता, और हाल के इसी पिछले महीनों में हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह से अपनी उपलब्धियां हासिल की हैं अपनी रणनीति के चलते, उससे मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का प्रयोग 100% बिहार में दोहराया जाएगा और नीतीश बाबू हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में इस बार ये मौका नहीं छोड़ना चाहती कि वहां का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को न मिले। और नीतीश बाबू भी अब उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि वो तेजस्वी यादव तो बन नहीं सकते, कि वो मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते, जैसे कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने देवेंद्र फडणवीस को सिंधे के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बना दिया था। तो यहाँ तो भयगत सांप छछूंदर खेली है नीतीश कुमार की। वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं तो उनका सितारा डूबने वाला है, और बाहर जाते हैं तो खतरे तो हैं। जी जी, बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है अब वेट एंड वॉच ही करना होगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं, क्या खरमास के महीने के बाद कुछ हमें देखने के लिए वहाँ पर मिलता है या फिर वो दिल्ली के चुनाव के नतीजों तक का वो इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हमें कुछ देखने के लिए मिलता है। लेकिन बहुत कुछ है जो छुपाया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है उससे कहीं छिपाया जा रहा है, ये साफ तौर पर पता चल रहा है और यही वजह है कि बिहार की सियासत को लेकर लगातार चर्चाएँ हो रही हैं। हालाँकि चुनाव वहाँ पर अक्टूबर-नवंबर के महीने में है और दिल्ली में अभी फिलहाल चुनाव है, लेकिन दिल्ली से ज्यादा चर्चा बिहार की इसलिए है क्योंकि बिहार में जो कुछ होगा उसका सीधा असर दिल्ली यानी केंद्र में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इसकी चर्चाएं बहुत जोरों से हैं। देखना होगा कि नीतीश आगे और क्या करते हैं और किस तरह से वो इसी तरह से खबरों में बने रहते हैं, ये भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका भी, पीयूष जी आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।